करते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एक तो एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रैफिक क्रैश इंजरी डिसेबिलिटी द बर्डन ऑफ इंडियन सोसाइटी। वर्ल्ड बैंक ने निकाली है, रिलीज किया है यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने। राइट टू प्राइवेसी से कुछ देखेंगे क्योंकि आर्टिकल आया है। एनसीएलटी से रिलेटेड मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड पढ़ेंगे। फास्टैग के ऊपर इशू आया वो पढ़ेंगे, फास्टैग का क्या है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मतलब कि ये पैसो जो है पेट्रोलियम एक्सप्लोजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एक इसके अंडर आती है। और लास्ट में जाएंगे इन्फ्लेशन पे, WPI, इसको पूरा पढ़ेंगे। तो इतनी न्यूज़ है। हम अपने हिंदू में आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो पहली न्यूज़ आती है वो रिलेटेड आती है कि इंडियन कंसर्न अबाउट प्राइवेसी, इंडियन कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। तो प्राइवेसी की न्यूज़ यही है कि मतलब कि बोडबोले साहब है अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोर्ड में, तो इन्होंने क्या बोला है कि इशू जो अभी राइट टू प्राइवेसी चल रहा है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और इन्होंने फेसबुक को और व्हाट्सएप को नोटिस दिया है कि आपको प्राइवेसी के कंसर्न पे आपको बिल्कुल भी कोई ढिलाई नहीं बरतनी है, ऐसे इन्होंने नोटिस दिया। तो थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं राइट टू प्राइवेसी के बारे में कि राइट टू प्राइवेसी है क्या। राइट टू प्राइवेसी क्या बोलते हैं, 2017 में जजमेंट हुआ था KS पुट्टा स्वामी जो रिटायर्ड जज है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केस हुआ था, यूनियन ऑफ इंडिया के। तो जो प्राइवेसी को फंडामेंटल बताया गया था, प्राइवेसी एक फंडामेंटल है, एक इंट्रिंसिक पार्ट है किस चीज़ का, लाइफ एंड लिबर्टी का अंडर आर्टिकल 21, ऐसा इसमें बताया गया था राइट टू प्राइवेसी के बारे में। दूसरी आती है ये क्या फोर्स करती है राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट, तो स्ट्रेंथिंग करती है कि जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसको जल्दी से जल्दी हमें पास कराना चाहिए। जो किसने बताया था, BN श्री कृष्ण की कमेटी थी, उन्होंने ड्राफ्ट रखा था डाटा प्रोटेक्शन बिल का। तो याद रखना है दो कमेटी के नाम, पुट्टा स्वामी रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड BN श्री कृष्ण रिलेटेड टू डाटा प्रोटेक्शन बिल। डाटा प्रोटेक्शन बिल क्यों लाना ज़रूरी है, क्योंकि डाटा जो है ना पब्लिक के लिए, गुड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डाटा एक न्यू फ्यूल है। अगर किसी के पास आपका पूरा डाटा होगा, आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका फ़ोन में आपके फ़ोन का सारा डाटा, चैट से लेकर हर डाटा एक इंसान को दे दूंगा तो आपको माइंड सेंट्रिक जान देगा आप किस टाइप के इंसान हो, क्या आपकी सोच है, क्या आप करते हो। तो डाटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया। आप खुद सोचो कि आपका डाटा डेली कोई देख रहा है तो आपको एक दिमाग में एक चिंता बन जाएगी। तो डाटा एक न्यू ऑयल है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बन चुका है इसलिए। तो ये थोड़ी दो कमेटी के नाम है ना, पुट्टा स्वामी रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड BN श्री कृष्णा रिलेटेड टू डाटा प्रोटेक्शन बिल, उन्होंने ड्राफ्ट रखा था लॉ बनाने के लिए, BN श्री कृष्णा। तो ये दोनों हमने कमेटी पढ़ ली है, ये दोनों ही न्यूज़ में मतलब ये दोनों चीज़ उस चीज़ से रिलेटेड है। अब आते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ पर, जो चाइना पुल बैक टू फिंगर फ्रॉम फिंगर 4। मैंने क्या बताया, जो फिंगर्स है, जो तो लेक है पेंगोंग तैसो लेक है, उसके ऊपर फिंगर्स बनी हुई है, 1 से लेके 8 तक बनी हुई है। इंडिया स्टैंड करता है 4 पर। अभी चाइना वहीं पे स्टैंड कर रहा था क्योंकि क्लैश यहीं फिंगर 4 पे हो रहा था। इंडिया क्लेम करता है फिंगर 8 तक हमारी है, चाइना क्लेम करता है फिंगर 2 तक हमारी है। तो यहाँ से चाइना पीछे हटेगा, 4 से पीछे जाएगा, वापस जाएगा। तो ये आ गया आप पेंगोंग तहसोलिक से। थोड़ी हम इन्फॉर्मेशन है, हम अपने मैप प्रैक्टिस पे आते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करते हैं क्योंकि हमें वो याद करना है, पूरा ढंग से याद करना है। हम अपनी मैप प्रैक्टिस पे आते हैं। मैप प्रैक्टिस पे आते हैं। देखो ये रहा ऊपर वाला मैप। पहला जो मैप आता है वो आता है आपका दिपसेंग प्लेन है, दिपसेंग प्लेन्स है, ये दिपसेंग प्लेन्स है। नीचे गालवान वाली वैली है, उसके नीचे पेंगमिक विलेज आएगा जिसमें 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, उसके नीचे आएगा चुसूल आएगा उसके नीचे। और फिर एक जगह आएगी ये कल ही एड न्यूज़ में थी, ये चुसूल है। ये आएंगे आपके स्पेंगुर तैसो, ये गैप है स्पेंगुर तैसो। यहाँ पे इंडिया ने कब्जा कर लिया था पर ये चाइना के बिल्कुल बॉर्डर से छूता है, जो एक्चुअल बॉर्डर है मैकमोन लाइन उसके पास है। तो यहाँ से बोला चाइना ने पीछे हटने के लिए स्पेंगुर तैसो से। उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे आता है रोंगो, और सबसे नीचे आता है डेमचौक। अगर नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आया तो आपकी लोकेशन याद रखनी है कुछ, ये लोकेशन, ये जो जितनी लोकेशन ये है, ये तो LAC वाली पे डिस्प्यूट है, LAC वाली पे। और ये जो है ये मेन वाली लाइन है, तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है। ये LAC लाइन समझ लो, ये LAC लाइन है, इस पर डिस्प्यूट है। तो नॉर्थ टू साउथ आ जाए या कुछ आ जाए। और आपका एक नेशनल पार्क है, आपका हिमिश नेशनल पार्क, ये किस में आता है, लद्दाख में आता है। और दूसरा आता है जो श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में आता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा आता है। जम्मू कश्मीर में आता है
लद्दाख में कौन सा था, हिमिश आता है, हिमिश नेशनल पार्क। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा आता है जम्मू कश्मीर में। चलो अपने हिंदू न्यूज़ पे वापस आ जाते हैं। पहली न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी सारी लोकेशन। अब आगे चलते हैं। बस यही है कि जवान जो है वो बेटे हैं और उनके फादर सामने बैठे हैं, तो वो दोनों ऐसे हो गए हैं, कंडीशन ऐसी हो गई है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में मोस्टली कहाँ के जवान है, हरियाणा इस बेल्ट के, यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और भी ऑल इंडिया से आते हैं। पर अब सिचुएशन की एक केस स्टडी है, इसमें ऐसा हो गया है कि सामने बेटा खड़ा है बंदूक तान के, और उसके सामने बाप खड़ा है धरना पे बैठा है। तो ये कंडीशन क्रिएट कर दिया, यही इसमें आया, फादर फेस सन एट द बैरिकेड। यहाँ पे उनके लड़के ही खड़े हैं, ऐसी स्टोरी आ रही है, उनके लड़के ही सामने खड़े हैं उनके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर दूसरी आती है एनसीईआरटी सस्पेंड अ जिम खाना बोर्ड। जो बोर्ड था जिम खाना का, सस्पेंड कर दिया न्यू मेंबरशिप के हार्ट नीड न्यू मेंबरशिप। जिम खाना आपको पता है दिल्ली के अंदर एक जिम खाना जगह है जिसमें जितने सेक्रेटरीट होते हैं, जितने ऑफिसर होते हैं, इनकी मेंबरशिप होती है जिम खाना। एक टाइप का मतलब कि ये मान लो एक क्लब है जिम खाना। आप जाएंगे यहाँ से निकलते हुए तो वो प्रधानमंत्री आवास के पास में ही पड़ता है। तो एनसीईआरटी ने उसकी क्या कर दिया, उसकी मतलब कि जो उसका बोर्ड था उसको सस्पेंड कर दिया। क्योंकि उसका बोर्ड होता था ना उसमें जो मेंबरशिप देने का, क्यों सस्पेंड किया गया? क्योंकि उसमें मतलब इरेगुलरिटीज़ फाइंड की जा रही थी। कैसी इरेगुलरिटीज़ कि देखो, जो हमारे मतलब कि वेटिंग हो रही थी, इसमें कितनी लंबी लंबी वेटिंग हो रही थी। नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर को उसमें मेंबरशिप लेनी है, उन्हें 37 साल वेट करना पड़ रहा था। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर उसे 15 साल वेट करना पड़ रहा था। उनसे मेंबरशिप फ़ी ले ली जाती थी, मेंबरशिप फ़ी को यूटिलाइज कर लिया जाता था। पर मेंबरशिप कितने साल बाद मिली थी? 15 साल बाद, 37 साल बाद। तो ये इरेगुलरिटीज़ उसमें फेस हो रही थी। अब एनसीएलटी ने क्यों लिया डिसीजन? क्योंकि ये जिम खाना जो बना अंडर सोसाइटी एक्ट 2013 के अंदर बना हुआ है, और ये कहाँ पे है? प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस के पास में ही है। तो ये बोला जाता है ये क्लब है एक तरह से, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लब क्या करता है ये? imperial part of door for a membership to virtual limit to the people having a मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, मतलब एक उनके लिए। तो इसमें यही सारी न्यूज़ आई है। हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनसीएलटी, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए। हम आ जाते हैं एनसीएलटी पे अपना। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ एप्लेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सेक्शन 10 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में। इसी के अंडर वो जिम खाना आता है, तो इसलिए एनसीएलटी ने डिसीजन लिया, ठीक है ना। फॉर हियरिंग द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इससे छोटी ट्रिब्यूनल है, ये एप्लेट ट्रिब्यूनल है। इसमें अपील की जाएगी किसी ट्रिब्यूनल की, तो इसमें अपील किसकी की जा रही है? एनसीएलटी की। एनसीएलटी में किसकी अपील की जा रही है? एनसीएलटी की। इसकी इसमें कोई केस हुआ ट्रिब्यूनल में, तो इसकी अपील किस में की जाएगी? एनसीएलटी में की जाएगी, ठीक है। एनसीएलटी में, सॉरी, अपीलेट ट्रिब्यूनल में की जाएगी। तो ये कब बनी थी? सेक्शन किसके अंदर बनी थी? ये बनी थी कंपनी लॉ, आपको ये याद रखना है। कंपनी लॉ 2013 के अंदर इसे बनाया गया था, उसके सेक्शन 10 में। और क्या काम करती है ये? अपील सुनती है। जो ट्रिब्यूनल होती है ना, जैसे एनसीएलटी की ट्रिब्यूनल है जो आपको सुनाती है इंसॉल्वेंसी बैंक वाले, जो आपको मैंने रप्टी कोड पढ़ाया था, उसके अंदर अगर कोई मतलब कि कल्पित पाया जाता है कि मतलब वो पैसे नहीं दे रहा है बैंक के, तो वो कहाँ जाएगा? उसका केस चलेगा एनसीएलटी में। अगर वहाँ से वो केस हार जाता है, फर्दर कहीं जाना चाहता है, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा एनसीएलटी में अपीलेट करने के लिए, अपील करने के लिए। अगर यहाँ भी हार जाता है, एनसीएलटी में भी हार जाता है, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी भी सुनती है, और फिर मतलब कि अगर वो बोर्ड भी कोई फैसला देता है, कोई हियर कर रहा है, क्योंकि इस बोर्ड के पास भी अधिकार है फैसला देने के, तो उसके भी ये सुनती है। और लास्ट में आती है आपको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने पढ़ाया था कॉम्पिटिशन मेंटेन करने के लिए होती है। इसकी हियरिंग भी कौन सुनती है? अगर ये कोई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई आपको बताते हैं कि आप कल्पित हो, आपने गलत किया, कंपटीशन ब्रेक किया इंडिया का ये करने से, तो वो भी कहाँ जाएंगे? वो भी जाएंगे एनसीएलटी में। तो एनसीएलटी का सम किससे हो गया? एक तो कंपनी की सुनेगी, एनसीएलटी का डिसीजन सुनेगी, बैंकरप्टी बोर्ड का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कहाँ जाएंगी? एनसीएलटी में। और कोई भी इस एक्ट के अंदर बॉडी बनी हुई है, मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कोई भी बॉडी बनी हुई है, जैसे जिम खाना बना था, ये जिम खाना क्लब जो बना था, तो ये भी एनसीएलटी में जाएंगे, जो कंपनी एक्ट से बनी हुई है चीज़ें। तो वो भी कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे एनसीएलटी में। तो आपने पढ़ लिया एनसीएलटी किस सेक्शन में बनी है? कंपनी एक्ट से बनी है। ये किसकी सुनती है? एनसीएलटी की सुनती है। और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी बोर्ड की भी, और उसके बाद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तीनों की यह सुनती है।
नेक्स्ट आ जाता है आपका, हम आते हैं अपने वापस हिंदू पे आ जाते हैं, आता है फास्टैग। अभी डेडलाइन क्या है कि रश क्यों बढ़ गया, क्यों डेडलाइन खत्म होने वाली है फास्टैग की, जो डेडलाइन दी गई थी गवर्नमेंट ने, इस तारीख तक आपको फास्टैग अपनी गाड़ी पे लगवाने हैं, तो वो डेडलाइन खत्म होने वाली है, तो रश इंक्रीज हो गया है फास्टैग के लिए। हमें इंपॉर्टेंट नहीं है रश इंक्रीज हो कुछ भी हो, तो फास्टैग टेक्नोलॉजी क्या है, फास्टैग है क्या। फास्टैग एक क्या है कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, RFID। RFID एक है, और ये यूज़ क्या करती है, रेडियो वेव का यूज़ करती है तो कैप्चर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल फीट। एक आप जाते हो मॉल में जाते होंगे, फिर एक लाल सी लाइट से आपका प्रोडक्ट स्कैन करते होंगे, वो अपोजिट है फास्टैग के, उनको पास लाना पड़ता है तब स्कैन होता है। पर ये क्या है, फास्टैग सेवरल फीट से ही स्कैन कर लेता है, क्योंकि ये रेडियो वेव यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये रेडियो वेव यूज़ कर रहा है। वो दूसरी वेव है, वो जो मॉल में जाते हैं उसके पास लाना पड़ता है प्रोडक्ट के, तब वो स्कैन करता है। पर ये दूर से ही कर लेता है, क्योंकि ये रेडियो वेव का यूज़ कर रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं। और ये चलाया किसने, मिशन रन कौन कर रहा है, RFD। ये इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड इसको चला रही है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर, वो इसे चला रही है। और दूसरी कंपनी कौन सी है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यों है, क्योंकि पेमेंट हो रहा है ऑनलाइन, आदान प्रदान हो रहा है। ये किस काम के लिए देखते हैं, ये ऑनलाइन पेमेंट को यही वॉच करती है। जो आपके पास ATM कार्ड है ना, वो भी इस कंपनी, रुपए का कार्ड है, वो भी ये कंपनी देखते है किसके पैसे ATM से कटे, कहाँ गए। तो कौन सी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें ऑनलाइन पेमेंट का हो रहा है और हाईवे से रिलेटेड है, तो उसमें नेशनल हाईवे मैनेजमेंट कंपनी भी है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो आपको ये भी याद रखना है, एक तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, सेकंड थिंग कौन इसे रन कर रहा है, ठीक है ना। और उसमें ऐसा भी लिखा है, इट इज़ ओनली फॉर नेशनल हाईवे बट इट इज़ ऑल्सो फॉर स्टेट हाईवे। तो आपको 3 पॉइंट पता लग गया है, दोनों हाईवेज के लिए है, कौन इसे रन कर रहा है, दो कंपनी है क्योंकि पेमेंट का आदान प्रदान है, NPCI भी है, NHAI की भी एक बॉडी है, इसमें नेशनल हाईवे मैनेजमेंट अथॉरिटी है। और इसकी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर, रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये यूज़ कर रहे हैं। हम आते हैं अपने हिंदू पे वापस आ जाते हैं, ये चीज़ है इसमें फास्टैग से रिलेटेड, ठीक है। ऐसा इतना डीप जाके आपको कोई नहीं बताने वाला, आप चाहे हिंदू देख लेना किसी की भी, इतना डीप नहीं बताएगा आपको कोई फास्टैग, क्योंकि मैं उसी प्रोस्पेक्टिव वे से पढ़ता हूँ। वो पढ़ते हैं कि पेपर क्लियर करने प्रोस्पेक्टिव वे से मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ते हैं बस आपको उन्हें व्यूअर्स बढ़ाने, वो इसलिए पढ़ते हैं, तो वो आपको बस नाम बताएंगे और आगे चलते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ कैसी आती है, नेक्स्ट न्यूज़ आपकी आती है, आर्टिकल्स आ जाते हैं। पहला आर्टिकल आता है आपका टॉलरेंस डेफिसिट, मतलब डेफिसिट किस बात का, अभी मैंने आपको कल ही एक न्यूज़ बताई थी, एक लड़की को जो एक्टिविस्ट, इकोनॉमिक एक्टिविस्ट, 22 साल की लड़की, बेंगलोर से बिलोंग करती थी, उसे पकड़ा गया है कि उसने क्या किया था, टूल किट। टूल किट क्या होता है ना, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, मतलब जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और मैं फिर वो, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स किस टाइप से, फार्मर प्रोटेस्ट चल रही है उससे रिलेटेड मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट लेके आया, फिर मैंने वो एडिट करके गलत इन्फॉर्मेशन देके शेयर करना स्टार्ट कर दिया चीज़ों को, तो एक टूल किट होती है। तो उसमें दिशा रावी करके कस्टडी में लिया गया है। इन्होंने क्या किया था, एडिट ए गूगल डॉक्यूमेंट शेयर अमंग द एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंजर आइकॉन गीता थनबर। तो इन्होंने क्या किया था, वो सब चेंज करके, एडिट वेडिट करके इन्होंने वो गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा दिल्ली पुलिस बोल रही है, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा किया और इन्होंने क्या किया, प्रिपेयर किया एक प्रो खालिस्तान आउटफिट बनाने का। मतलब क्या कि, मतलब कोई डाटा है, मैं आपके चेंज करके उसे ऐसा पेश, कोई फार्मर जीनोसाइड, कत्लेआम हो रहा है, मोदी की गवर्नमेंट कत्लेआम कर रही है, ये हैशटैग चल रहा था, फार्मर PM मोदी ऑफ इंडिया वो जीनोसाइड कर रहे हैं फार्मर, कैसे वो हैशटैग चल रहा था। तो वो एक तरह से मतलब बोल रहे थे कि ये गलत चीज़ है, तो इनको अंदर किया गया है, ठीक है ना। टूल किट क्या होते हैं, आर द कॉमन फॉर दोज ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट ऑनलाइन, दे आर कंटेन नॉट मच मोर देन कॉल टू प्रोटेस्ट, टेक्स्ट टू ट्विटर, हैशटैग वैशटैग, ये सभी टूल किट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या किया गया है कि मोबालाइज करना था ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिविस्ट, मतलब यही सब चीज़ें मैंने आपको एक कंटेस्ट बता दिया क्या चल रहा है। टूल फिट कॉन्फ्रेंसी क्या है, बस आपको याद रखना है, आ जाए तो टूल किट क्या होती है, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग में आइडिया आएगा। दूसरा, ये आर्टिकल बाद में पढ़ाऊंगा, थोड़ा पेचीदा आर्टिकल है, इसके लिए मुझे अदर सोर्स भी यूज़ करनी पड़ेंगे आपको ये समझाने के लिए, दिमाग में पहुंचाने के लिए। दूसरा आर्टिकल आता है लेबर रिफॉर्म्स। अभी क्या हुआ है तमिलनाडु में, मैंने कल पढ़ाया था, फायर वर्क्स जो है, वो फायर वर्क, पटाखे बनाने की फैक्ट्री में आग लगी, इतने लोग वहाँ पे मर गए, 28 वर्कर हॉस्पिटल में है, 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो उसी के ऊपर आया कि एक्सप्लोजन ऐसे क्यों होते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे एक्सप्लोजन क्यों होते हैं, इलीगल सब लाइसेंस दिया जाता है उन लोगों को। फिर फार्मर जो
लीजिंग पे लिए जाते हैं वर्कर, वो सेवरल बहुत सारी ज़्यादा पर्सन कैपेसिटी से ज़्यादा लिए जाते हैं, और उनके टारगेटिंग वर्क होते हैं। टारगेटिंग वर्क कैसे होते हैं कि एक पटाखा बनाओगे 5 रुपये मिलेंगे, तो वो सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे बनाए कि ज़्यादा पैसे मिले। तो एक कंडीशन ये है, पहली कंडीशन क्या है कि इलीगल लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया आपने, और फिर वो क्या करते हैं, लिमिट ऑफ वर्कर्स बढ़ा देते हैं उन्हें। अब त्यौहार आएगा, दिवाली आएगी, तो लिमिट ऑफ वर्कर बढ़ा देते हैं। फिर वो प्राइस रेट सिस्टम रखते हैं। प्राइस रेट सिस्टम क्या होता है, एक पटाखा 5 रुपये, 2 पटाखे 10 रुपये। तो सोचते हैं अगर मैं 100 पटाखे बनाऊंगा तो 500 रुपये लेके जाऊंगा, 50 बनाऊंगा तो 250 रुपये लेके जाऊंगा। तो उसमें कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लगते हैं। और फिर एक आई विटनेस ने बोला है कि एक आदमी ने क्या किया, वो आधा पटाखा छोड़ के बीच में चला गया, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजन हुआ। ऐसा आई विटनेस ने बोला। अब इस सब चीज़ों को देखता कौन है, इसके पीछे है पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ गाइडलाइंस देती है फैक्ट्रियों को और सब चीज़ों को, मतलब कि आप ऐसी चीज़ों को लागू करो। तो इन्होंने कुछ बोला है, एक तो लिमिटेड स्किल उनमें है, उन्हें स्किल बढ़ानी चाहिए। फिर पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए फैक्ट्रीज का, सब चीज़ का, कि ठीक है अगर वो कुछ गलती पाए जाते हैं, पैनल मतलब गलती पाता है कुछ उनका, तो नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। भाई जान के ऊपर बात है और आप उसे मतलब पैसे लेके छोड़ दोगे तो वो नहीं होना चाहिए, कि पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए। और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट उनको मतलब कि मैन पावर इन्फोर्स एजेंसी होनी चाहिए फिर उनके पास, कि जो ये इंस्पेक्शन करेंगे। अगर इनके पास ही 2 आदमी इंस्पेक्शन करने गए, वो फैक्ट्रियाँ 1000 लोग उसमें काम करते हैं, तो 2 आदमी क्या करेंगे। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैन पावर प्रोवाइड करवानी चाहिए, ये इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है उनको। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग से भी लिख सकते हो भाई क्या ऐसा करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होनी चाहिए उनके अंदर, ऑनलाइन उनके अंदर होना चाहिए कि क्या चल रहा है वो ऑनलाइन मेंशन करें, उस कंपनी ऑनलाइन पहुंच जाए। फिर वो क्या, जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी होगी वो ऑनलाइन डाटा लेके जाएगी, दिखाओ इतने आदमी कहाँ हैं आपके पास, इतने आदमी है क्या, फिर वहाँ गलत पकड़े गए तो वो। तो ये सब चीज़ें इंक्रीज होनी चाहिए। तो हमारे पढ़ने के लिए इसमें क्या है, एक तो ये तो मेन सी वाली चीज़ें हो गई, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या क्या होना चाहिए आपको करना चाहिए, ये दो तो हुई मेन्स की। प्री से हो जाती है पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये प्री का टॉपिक है, प्री से हम जाएंगे अपने नोट्स पे। ऑर्गेनाइजेशन आती है पीसो, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऐसा लग रहा है किसी डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करती है, पर ये एक सिंपल सी बॉडी के अंदर काम करती है। इसका नाम आता है DPIIT। इसका DPII नाम था पहले, अब चेंज कर दिया गया था 2018 में। तो ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अंदर काम करती है। ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के। आपको ऐसा लग रहा होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर में काम करेगी, ये वो सब केमिकल एक्सप्लोजिव बना रहे हैं, या पेट्रोलियम में काम करेगी, पर नहीं। यूपीएससी यहीं खेलता है आपके साथ। पेट्रोलियम नाम सुनते ही मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम आपको ऐसे लिख के दे देगी, पर वो खेल गया आपके साथ। ये किसके अंडर में आती है, ये आती है DPIIT के और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नागपुर में है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नागपुर में है, महाराष्ट्र में। और ये एड्रेस क्या क्या करती है, एक तो पेट्रोलियम मतलब कि प्रॉब्लम फेस बाय पेट्रोलियम, एक्सप्लोजिव, फायर वर्क कहीं पे आग लगी, और इंडस्ट्रियल गैस इंडस्ट्रीज। आपने देखा कि आप कितने हॉस्पिटल में बच्चे मारे गए, महाराष्ट्र में मारे गए, गोरखपुर में मारे गए। कफील वाला केस था, आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर कफील को उसमें दोषी ठहराया गया था। तो वो सारे केस, वो गैस को भी कौन देखता है, ऑक्सीजन गैस को रेगुलेट कैसे करोगे, कितनी अमाउंट में आप इंडस्ट्री बनाएंगे, कितनी अमाउंट में सप्लाई करेंगी, वो भी इस चीज़ को देखते हैं। फायर वर्क्स को देखते हैं, पटाखे बनाने की फैक्ट्री, कोई एक्सप्लोजिव हुआ उसको ये चेक करते हैं। पेट्रोलियम कोई प्रॉब्लम बन, उससे चीज़ से कुछ बन रहा है, उस चीज़ को ये देखते हैं। तो ये है पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो आते हैं DPIIT के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। कोई पेट्रोलियम में नहीं आती है, कोई फर्टिलाइजर केमिकल में किसी में नहीं आती है, ये आती है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूपीएससी खेलता है बच्चों के साथ, और वो मारते हैं तुक्के। अपने हिंदू पे आ जाते हैं, वापस अपने हिंदू पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, मैं आपको आर्टिकल पे आ जाता हूँ। मेन जो आर्टिकल हमारा, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ फिलिस्तीन वाला इशू क्या है। अभी जॉर्ज बाइडन आया है, जो बाइडन आया है तो क्या करते थे, ट्रम्प साहब सपोर्ट करते थे किसको, इसराइल को सपोर्ट करते थे, कि इसराइल अच्छा मतलब वहाँ पे है डोमिनेंट, इसराइल को सपोर्ट करते थे ट्रम्प साहब। अब इन्होंने बोला है कि ऑथर बोलते हैं कि ये मोहम्मद अयूब साहब हैं, ये बोलते हैं कि अभी नए प्रेसिडेंट आए हैं, कि जॉर्ज बाइडन नए प्रेसिडेंट आएंगे, इनकी पॉलिसी क्या होगी टूवर्ड फिलिस्तीन को लेकर, क्या उनकी पॉलिसी होगी, फिलिस्तीन को लेकर उनकी पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि फिलिस्तीन की और
इसराइल की वॉर चल रही है, मतलब वॉर इन द सेंस वॉर नहीं, उनका डिस्प्यूट है बहुत सारी टेरिटरीज को लेकर। गाजा, आपका गाजा पट्टी हो गया, आपसे गोलन गोलन हाइट नहीं, फिर आपका वेस्ट बैंक हो गया जो कब्जा, जेरूसलम हो गया। तो अब देखते हैं उनके लिए क्या मतलब कि क्या स्टैंड रखते हैं, तो इसमें सब यही बताया गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि गोलन हाइट लोकेशन बताने वाला हूँ। ये फ़िलिस्तीन रिफ्यूजी हैं वो गोलन हाइट्स में, उनकी सबकी लोकेशन बताने वाला हूँ। हम आ जाते हैं अपने बेसिक पॉइंट पे। अब जाएंगे हम सीधा अपने भारत से, कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे हम सीधा सीरिया, इसराइल, जॉर्डन, लेबनन, इजिप्ट, सारी कंट्री बता दी मैंने जितनी आपको मेडिटेरियन से सी करती हैं। जॉर्डन नहीं करती, सॉरी। पहली आती है आपका ये है आपका गोलन हाइट्स। गोलन हाइट भी थोड़ा कब्जा क्या किया हुआ है, इसराइल ने किया हुआ है। देखो इसमें पानी वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये पानी वाला एरिया दिख रहा है। गोलन हाइट जो है ये किसके पास है, ये मतलब सीरिया के, मतलब सीरिया के पास है। गोलन हाइट जो है ये सीरिया के पास है, सीरिया से डिस्प्यूट है। देखो ये रहा सीरिया और इससे डिस्प्यूट है इसका, सीरिया से। तो गोलन हाइट का क्यों कब्जा किया हुआ है, मतलब इसराइल ने, क्योंकि यहाँ पानी का सोर्स है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये पानी का सोर्स है यहाँ पे गोलन हाइट का। तो यहाँ पे पानी का सोर्स है, इसलिए कब्जा किया, पानी की उनके पास वो है। अब गोलन हाइट किस किस को टच करता है, सीरिया हो गया, नीचे जॉर्डन हो गया, ऊपर लेबनन हो गया, साइड में इसराइल हो गया। ये गोलन हाइट हो गया, पर मेडिटेरियन सी से नहीं छूता। अब आ जाते हैं नीचे, अब आ जाते हैं वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक है इतना बड़ा, फिलिस्टाइंस वो फिलिस्तीन से इतना बड़ा वेस्ट बैंक जो है, ये इतना बड़ा वेस्ट बैंक है ये। अभी वेस्ट बैंक कहाँ आता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, नीचे जॉर्डन को टच करता है ये, साइड में किसको टच करता है, जॉर्डन ही है इसमें, ऊपर तक जॉर्डन और इसराइल के बीच में है वेस्ट बैंक। और इसमें एक चीज़ और है, डेड सी, इसमें है एक डेड सी है, ये डेड सी है इसमें, जो कहाँ पे टच करती है, वेस्ट बैंक, इसराइल और जॉर्डन को। ठीक है ना, यहीं से निकलती है, जॉर्डन रिवर भी यहीं से जाती है इसमें। हाँ, तो आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ आपको जेरूसलम। जो जेरूसलम अभी इसराइल के पास है, ये वेस्ट बैंक का पार्ट है, ऐसा मांग करते हैं। जेरूसलम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इस्लाम की मतलब धार्मिक चीज़ें हैं, क्रिश्चियनों की धार्मिक चीज़ें हैं, यहूदियों की, मतलब ये इसराइलीज जो हैं इनकी धार्मिक प्लेसेस है, तीनों का एक ही जगह धार्मिक प्लेस है। तो जेरूसलम अभी किसके पास है, ये किसके पास है, इसराइल के पास है। और इसी को सपोर्ट करते थे आपके ट्रम्प साहब। और नीचे आता है गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप आता है, तो ये भी फ़िलिस्तीन का पार्ट है। तो आपने क्या चीज़ देखी, एक तो गाज़ा पट्टी मेडिटेरियन से छू रहा है, जॉर्डन छू रहा है, ठीक नहीं, जॉर्डन नहीं छू रहा, इसराइल छू रहा है, ये आपका लेबनन छू रहा है, बेरूत अभी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, और इसराइल देखो ये छू रहा, फिर नीचे आके लेबनन छू रहा है, लेबनान के बाद आपका इसराइल है, फिर नीचे गाज़ा पट्टी और इधर इजिप्ट है। गाज़ा पट्टी से कितनी कंट्री टच है, इसराइल और इजिप्ट। ठीक है ना, जॉर्डन एक लैंडलॉक कंट्री है, जॉर्डन एक लैंडलॉक कंट्री आपको दिख रहा है, लैंडलॉक नहीं है, ऊपर है इसका, गुल्फ ऑफ अकाबा में। ये रहा गुल्फ ऑफ अकाबा, हम वेब प्रैक्टिस में पढ़ चुके हैं, ये गुल्फ ऑफ अकाबा है, ये रहा गुल्फ ऑफ अकाबा। तो यहाँ पे कितनी कंट्री है, इजिप्ट हो गई, इधर से इसराइल आ गई, इधर से जॉर्डन हो गई, और अकाबा अब्बा है, सऊदी अरेबिया भी है इधर से। देखो ये सारी कंट्री गुल्फ ऑफ अकाबा में, तो लैंडलॉक नहीं है, कहीं ना कहीं खुलता है इसका मुहाना, कहाँ खुलता है, गुल्फ ऑफ अकाबा में। वापस हम अपनी सीरीज पे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ इस वाले में दी गई है कि अपनी क्या स्टैंड पॉलिसी होगी, क्या चीज़ होगी, वो हम नहीं जानेंगे, जो होगा वो जानेंगे, अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ना है। मेन आर्टिकल आता है फार्म लॉ एंड टैक्सेशन ऑफ फार्मर। कोई टैक्स वैक्स की बात नहीं की है, मैं आपको छोटी छोटी इसका पहले जिस्ट बताता हूँ। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि मतलब ये जो भी लॉज आए हैं, ये बोलते हैं मार्केट को ओपन करने की बात करते हैं। ओपन कर दो मार्केट को, और उससे क्या होगा, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ अपने आप चलेंगे और अच्छे से वर्क करेंगे, ऐसा फार्म लॉ में बोला गया है। उससे क्या होगी, हमारी इनकम बढ़ जाएगी हमारे, क्योंकि ये क्यों बढ़ जाएगी इनकम, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होते हैं ना चीज़ों के, वो हाई होते हैं इन कम्पेयर टू इंडिया। जो चीज़ें होती हैं फार्म की, वो हाई होते हैं इन कम्पेयर टू इंडिया। अगर हम मार्केट को ओपन कर देंगे तो फार्मों की स्थिति कहीं सुधर जाएगी। पर यह आर्टिकल उसे कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, बोलेगा भाई आपने सुधार नहीं दी, आपको इन्हें एग्जाम्पल भी दिया कि मिल्क का तो ओपन ट्रेड है ना, प्राइवेट भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है, उसमें तुम नहीं सुधार पाए, तो इसे ओपन करके आप सुधारने के बजाय बिगाड़ दोगे। तो यही सारी बात करते हैं। इसमें कुछ चीज़ इसमें दी गई है। ये आर्टिकल आपको सब इसमें डाटा दिया गया, देखो प्लस माइनस एमएसपी, ये सब इसमें डाटा दिया गया है। पर मैं आपको चीज़ क्या पढ़ाऊंगा, दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पीएसई, एक ओईसीडी कंट्रीज, और पीएसई। पीएसई क्या होता है, प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर सपोर्ट, सॉरी, प्रोड्यूस सपोर्ट एस्टिमेट होता है।
प्रोड्यूस सपोर्ट एस्टीमेट मैं आपको यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, ये प्रोड्यूस सपोर्ट एस्टीमेट मैं एक साइट पे जाऊंगा और मैं उसका नाम नहीं बता सकता। हम्म। हाँ, मैं जाऊँगा प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टीमेट क्या होता है। ये एस्टीमेट क्या होता है, एक बेंचमार्क होता है अगेंस्ट ग्लोबल प्राइस को कंपेरेबल करता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें दो चीज़ को ही नापा जाता है। इसमें दो चीज़ होती हैं प्रोसीजर इसमें। एक होता है एम पी एस। देखो इसमें एम पी एस हो गया। एम पी एस क्या होता है, देखो जैसे आपके मार्केट में 10 रुपये का चना बिक रहा है और ग्लोबल मार्केट में वो 20 रुपये का चना बिक रहा है, तो उसका डिफरेंस कितना आ गया, 10 रुपये का डिफरेंस आ गया, उसे एम पी एस बोलते हैं। 10 रुपये का डिफरेंस आ गया, देखो इसमें लिखा होगा एम पी एस इज द पार्ट ऑफ ग्रोस ट्रांसफर टू द प्रोड्यूसर अराइजिंग फ्रॉम गैप बिटवीन डोमेस्टिक मार्केट प्राइस एंड द बॉर्डर प्राइस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर कम्युनिटी। बॉर्डर प्राइस मतलब इंटरनेशनल में। और सेकंड क्या होता है इसमें, एक होता है बोट, BOT। बोट क्या होता है, बजट ट्रांसफर, बजट कितना सपोर्ट कर रहा है फार्म्स को। तो दो चीज़ को मिला के, एमपीएस को और बोट को मिला के ये क्या निकाला जाता है, PSC निकाला जाता है, PSE निकाला जाता है। अब PSC के बारे में हम पहुंच जाते हैं, कैसे क्या इसके इफेक्ट होते हैं। PSC क्या होता है, कैप्चर किया जाता है वेरियस पॉलिसी इन टू कंपोनेंट। जो मैंने आपको कंपोनेंट बता दिए हैं, आपको दो कंपोनेंट बता दिए हैं मैंने। एक तो बता दिया मैंने बोट और एक बता दिया एमपीएस। द आउटपुट प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग सेवरली बेंचमार्क अगेंस्ट द कंपेरेटिव प्रोडक्ट के प्राइसेस कितने हैं। फिर बजटरी सपोर्ट, बजट एलोकेशन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बोट सिस्टम। एक एमपीएस है और एक बोट सिस्टम है। अब नीचे आ जाते हैं, क्या होता है अगर टू आर कंबाइंड, दोनों को जोड़ दें हम, तो फार्मर रिसीव ए पॉजिटिव सपोर्ट PSC और ए निगेटिव सपोर्ट। या तो निगेटिव सपोर्ट आप खुद सोचो, इंटरनेशनल मार्केट में आपको मतलब आपका कम प्राइस बिक रहा है तो एक माइनस में जाएगा, फिर यहाँ से बजट सपोर्ट भी दे रहे हो तो उनको जाकर पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा। वहाँ माइनस में आएगा, इधर पॉजिटिव में आप बजट सपोर्ट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस तो माइनस ही होंगे ना। तो या निगेटिव में आ सकता है या पॉजिटिव में आ सकता है। अगर पॉजिटिव आता है, MPSC पॉजिटिव आता है, तो इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है कि मतलब जो हमारे फार्मर है ना, उनके पास हायर रिवेन्यू आ रहा है, उनकी कंडीशन इंक्रीज हो रही है। हेल्प करता है कि मतलब प्रोसीजर रिसीविंग हाई रिवेन्यू दैट वुड हैव बीन केस ऑफ, मतलब उनकी कंडीशन सुधर रही है। अगर माइनस में आता है तो लोअर फार्मर फॉर रिवेन्यू, मतलब कम पैसा दिया जा रहा है टैक्स वैक्स से। अगर प्लस में आता है तो ज़्यादा पैसा किसानों को दिया जा रहा है और उनकी कंडीशन सुधारने की बात की जा रही है। और माइनस में आता है तो उन्हें मतलब कि उन्हें पैसा ही नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा ये बोलते हैं। इंडिया का क्या है, -6% में आता है इन कंपेयर टू OECD। जो आपकी कंट्रीज़ हैं, OECD कंट्रीज़ है, आपको बताना है, आपको मयंक आपको बताना है OECD में कौन सी कंट्री आती है, OECD में कौन सी कंट्री आती है। इंडिया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बताना है ग्रुप में जाके OECD के बारे में। तो इसमें क्या है कि यूरोपियन, देखो OECD कंट्री का +18% है, यूरोप का 19 है, चाइना का 14 है, US का 9.4 है, और इंडिया का क्या है, इंडिया का -6 है। आपका OECD इंडिया का क्या है, -6 है। तो ये डिफरेंस है कि हमारा माइनस में चल रहा है, तो हम खुद ही पैसा नहीं दे रहे और हम बोल रहे हैं कि मार्केट को ओपन करने की हम इसमें कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो सारी चीज़ इसने इसी पे घुमा के बताई गई। आपको क्या याद रखना है, दो कंपोनेंट मैंने बताया। एमपीएस क्या होता है, डिफरेंस होता है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट का। बोर्ड क्या होता है, बजटरी ट्रांसफर, कितना पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी को चलाने के लिए। तो यही बोलता है कि हमारा माइनस में है 2019 में इतने लाख का, -5.5%। इफ़ वी कंपेयर टू अदर कंट्री लाइक OECD इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट कंपनी का देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट कंट्री का देखते हैं, उनका +19 है, किसी का यूरोपियन का, US का 9.6 है, चाइना का भी 14 है। तो कितना ऊपर चल रहा है, और हम एक तरफ खोलने की बात कर रहे हैं मार्केट को, मतलब इस सब चीज़ों। तो वही सब इसमें बताया गया है कि कंडीशन हैरेस हो सकती हैं और ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का ये नहीं पता कब फ्लैक्चुएशन आ जाए मार्केट में, कब इंटरनेशनल फ्लैक्चुएशन कब आ जाए मार्केट में, देखो इसमें। और रियल एक्सचेंज रेट कितना ऊपर नीचे हो जाए। फार्मर तो हमारे क्या है, मार्जिनल फार्मर है। 80% फार्मर इन इंडिया लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। भाई वो क्या करेगा इंटरनेशनल मार्केट में, वहाँ पे बड़े बड़े किसान हैं, 1-1 हज़ार बीघे की उनके पास खेती है। तो उनसे मुकाबला करवाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी के प्लान चलाने हैं। अब डोमेस्टिक हम खोल देंगे तो सारा पैसा वो प्राइवेट वाले ले जाएंगे ना इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है पैसा देंगे, और फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। तो ये इशू इन्होंने बताया है, फ्लैक्चुएशन वाला इशू इन्होंने बताया। ये आपकी कॉमन थिंकिंग है, आप कितना बड़ा लिख सकते हो जो चीज़ है। फिर एक लास्ट में क्या आ जाते हैं, लास्ट में बोलते हैं चलो ठीक है, आपने बोला कि आप कर दोगे, बढ़िया कर दोगे, सब चीज़ बढ़िया कर दोगे, आपका कहना ये है
कि अभी क्या लेते हैं आप, मिल्क का लो, मिल्क हमारा क्या चल रहा है, वो भी माइनस में चल रहा है इन कंपेयर टू एमएसपी, उसका अभी भी माइनस में चल रहा है। देखो -2 पॉइंट इतने लाख का उसमें वो आ रहा है, वो तो ओपन है, उसे तो कोई भी प्राइवेट खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, तो उसका आप क्यों नहीं बढ़ाते हो? वो भी तो एक लिंक्ड है, अलाइड सेक्टर है उसका। तो इन्होंने यही बोला है कि देखो हमारा कितना माइनस है, -37.5 इज कम्पेयर टू OECD कंट्री से। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि आपको ये चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, एक लॉजिकल थिंग नहीं है, इसमें सारी यही है, आपको प्री के लिए क्या रखना है, MPS, बोट और PSC कैसे निकाला जाता है इन कंपेयर टू OECD का, इंडिया का क्या हाल है इसके अंदर, मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। निगेटिव में होगा तो कम सपोर्ट मिल रही है, पॉजिटिव में होगा तो अच्छी सपोर्ट मिली है, और रिम्यूनेटिव वो बढ़ेगा। तो लास्ट में क्या बोलते हैं, एक लैक ऑफ लॉजिकल डिबेट नहीं है इसके अंदर। यूज द OECD एस्टीमेट टू हाईलाइट द ओवरऑल नेगेटिव MSP फॉर एग्रीकल्चर। आप ऐसा नहीं बता रहे हैं कि OECD के हिसाब से, आप तो किसान पे भंडरा फोड़ रहे हैं। और चलो तो आप साइलेंट हो तो आप तो बात करो ना मिल्क की बारे में, वो तो ओपन मार्केट में है, वो तो प्राइवेट चला सकते हैं, उसकी आपने कहीं बात नहीं करते। और ये एक तरह से एक आप क्रिएट क्या कर रहे हो, मतलब कि व्हाट मिस इन दिस डिबेट, द एलिफेंट ऑफ द रूम, ऑफ वोट आप मिस कर गए। पैसा देना तो किसानों को मिक्स कर गए आप, पैसा आप दे नहीं रहे इन कंपेयर टू अदर कंट्री, और बात उल्टी सीधी आप करने लगे कि फ़ायदा होगा पॉजिटिव हायर इंडियन, बिकॉज वी हैव हायर वोट देन इन इंडिया, उनके पास हायर बजटरी सपोर्ट मिलता है इंडिया से हमें इन कंपेयर टू इंडिया। तो वही मैंने आपको बता दिया। तो यही सारी इसमें आर्टिकल में दी गई है। टेक्निकल टर्म्स आपने क्या उठाई हैं, एक तो PSC मैंने आपको बताया, PSC क्या है, फिर MPS उसको कैसे काउंट करते हैं, दो कंपोनेंट है PSC के अंदर, MPS और बोट। MPS क्या डिफरेंट है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में डिफरेंस क्या आएगा उसको, क्या वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, फिर बजटरी सपोर्ट में क्या मिल रहा है आपको, बजटरी ट्रांसफ़र वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये सारा हमारा आर्टिकल ने यही सारी बात की जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट न्यूज आती है बिट से। बिट के मतलब क्या है कि अभी क्या बात की गई है कि जो हमारा वो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल था ना, जो अभी कोलंबो में हम डेवलप करने वाले थे, जापान और इंडिया, वो हमसे ले लिया गया वापस, उसके ऊपर बात की गई है। तो हमने चाइना के मतलब श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, इंडिया श्रीलंका बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बिट्स बोलते हैं, वो 1997 में हमने साइन की गई थी। ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता था कि हम जो एम्पावर करते थे, मतलब जैसे हम उनके उनको डेवलपमेंट करना है तो हम अपनी मर्जी से देखेंगे, हम वो मतलब वो हमें हटा नहीं सकते एक तरीके से। ये एग्रीमेंट ऐसे क्या बोलता है देखो, empower the individual foreign investment to directly sue the host state before the international tribunal if the investor believe that the host state are breaching their territory obligation. This is known as the investor state dispute settlement। मतलब क्या है कि जैसे हमें कोई काम उन्होंने दे दिया और बाद में हम वहाँ से हटा रहे हैं उस काम से, जैसे अभी इन्होंने जो ये अपना ईस्ट कंटेनर टर्मिनल था हमें डेवलप करने के लिए उन्होंने दे दिया था, और बाद में क्या हमें रिमूव कर दिया। पर ये ट्रीटी के अंदर क्या है कि आप ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, वरना फिर वो इंटरनेशनल कोई वो बन जाएगा, क्या नाम, सेटलमेंट बोर्ड में डिस्प्यूट में जाएगा, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, क्योंकि आपने क्या साइन किया हुआ है, BITS साइन किया हुआ है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की हुई है। अब ये बोलते हैं, अब इंडिया क्यों नहीं गया, फिर इंडिया को वहाँ से हटाया गया। अब ये बोलते हैं कि इंडिया श्रीलंका बिट्स है, फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए दोनों कंट्री, जैसे उनको हमारे यहाँ के काम करना है, डेवलप करना है, तो फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट, हमें उनके यहाँ जाना है, वो हमें फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा जो बिट है उसके अंदर आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। ये सब इसमें बात की गई है। ठीक है ना, तो ये सारी बात है इसमें। कुछ इंटरनेशनल अब जो ट्राइबेट बर्ड गेम है कि उसमें अंदर क्या लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, मतलब कि आपने क्या किया, अब हमारे क्या था कि वो डेवलप करने के लिए दे दिया, हमारे अडानी ग्रुप ने वो डेवलप करने के लिए ले लिया, अब उन्हें तो खुशी मिल गई कि नया प्रोजेक्ट मिला है, डेवलप करेंगे, और उसके बाद बीच में वो कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हमने उनसे रख ली थी, और उन्होंने बीच में ही कैंसिल कर दिया कि मतलब कि हम ये को, तो एक हम सफ़र कर गए ना, फेलियर टू ऑनर दोज एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने हमें दी थी इन्वेस्टर को हमारे, वो डैमेज होगी ना, उन्होंने कुछ प्लान बना लिए होंगे अपने ऐसे ऐसे करेंगे, अब तो उनकी एक्सपेक्टेशन चली गई ना, बीच में ही आपने ख़त्म कर दिया। तो इंडिया बिड्स के अंदर क्यों नहीं गया, इंडिया बिड्स के अंदर क्यों नहीं गया, इस इन्वेस्टर डिस्प्यूट सेटलमेंट में इंडिया क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया, इंडिया इसे पहले ही ख़त्म कर चुका है 2017 में। इंडिया इसे पहले ही ख़त्म कर चुका है, मतलब यूनिलिटरी अपने अपने आप ही ख़त्म कर चुका है, श्रीलंका से बात भी नहीं की। टर्मिनेट द इंडियन श्रीलंका बिड्स ऑन मार्च 2017। तो अभी आर्टिकल यही बोल रहा है कि बायस पेपर लिखेगा, ये आर्टिकल यही बोल रहा है कि इंडिया पता नहीं कैसे कैसे स्टेप ले रहा है, कभी RCP से बाहर निकल रहा है, कभी ये बिड से बाहर जा रहा है, तो यही सब चीज़ें इसने बोली हैं
कि आपको इंटरनेशनली को अपनी इमेज बना के रखनी है, अपने इन्वेस्टरों को बचाना है, तो आप ऐसे ऐसे जो डेवलपमेंट के काम है, आपको चाइना वहाँ पे इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है और आप उसके पीछे बाद भी ऐसी ऐसी जो ट्रीटी यूनिलेटरल आपके एग्रीमेंट हुए थे आप उसको ब्रेक कर रहे हो, बायलेटरल ऐसे ब्रेक कर रहे हो। तो ये आर्टिकल सारी यही बात बोल रहा है। इंपॉर्टेंट लेसन क्या लेना चाहिए कि बैलेंस अप्रोच, मतलब कि तो बाद में बोला गया कि इंडिया को एक अच्छे से काम करना चाहिए और फ्यूचर में किसी के साथ बिट्स बिट्स साइन करता है इंडिया तो उसे ध्यान में रखते हुए ख़त्म करना चाहिए। यही सारी बात बोली है। तो आपको क्या याद रखना है प्री के लिए, एक तो ये वाला बिट क्या होता है, फिर ये इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूटमेंट सेटलमेंट किसके अंदर है, तो आपको ये याद रखना है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। पर मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया बिट्स का, इससे बाहर चला गया था इंडिया क्योंकि 2017 में से ख़त्म कर चुका। अब ये होता हमारे पास तो हम कहाँ जाते, इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट में जाते और हमें ये प्रोजेक्ट मिलता और हमारे जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी खुशी मिलती, उनका भी कुछ डेवलपमेंट जो होता, कुछ तो यहाँ से लेके स्टील स्टील कुछ तो इंडिया से जाता, डेवलपमेंट होता। तो यही सारा आर्टिकल बोलता है। वैक्सीनेशन हम पढ़ेंगे नहीं। फिर ये आती है कि आपकी नेशनल जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020, उसमें बोलते हैं आपको कुछ खामियां की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है। जल्दी जल्दी बताऊंगा, लंबी वीडियो हो जाती है क्योंकि मैं बहुत खींच के जाता हूँ वीडियो को। ये क्या बोलते हैं कि जो वाइस चांसलर और मतलब कि जो गवर्निंग मतलब करते हैं ना, अभी सिंडिकेट सिस्टम चलता है, जो गवर्निंग काउंसिल होती है वाइस चांसलर उनको बनाने का, उसको हमें चेंज करना चाहिए। वो बोर्ड है, बोल्ड स्टेप लेना होगा हमें, वो मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए सिंडिकेट सिस्टम हम बना देते हैं। और क्या बोला है इन्होंने कि मतलब कि बोर्ड कैसे बनाएंगे हम, कोई ये बोर्ड कहाँ से आएंगे, बोर्ड ऑफ बोर्ड में कौन होंगे। आपने एक वाइस चांसलर बना दिया, ठीक है, यही देखेगा, यही करता धरता है, वो किसी की सुनता नहीं है, अपने काम से काम करता है। पर एक बोर्ड बनाओगे, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक निफ्टी बोर्ड बनाया तो उसमें कौन कौन होंगे, कि फॉर्मल वाइस चांसलर होंगे, उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अदर कोई मेंबर होंगे, इंडस्ट्रियों के मेंबर होंगे, एल्यूमिनी होंगे, कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल होंगे, प्रिंसिपल होंगे कोई एफिलेटेड कॉलेज के। वो तो सब मिलके वो एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, नॉन टीचिंग स्टाफ होगा उसके अंदर, कि बोर्ड के डिसीजन को मेंटेन करेंगे, जो डिसीजन लेंगे। डिसीजन में क्या होगा कि 20 आदमी है, 11 आदमी कोई बात मान रहे हैं तो वो बात मानी जाएगी। तो ऐसे आपको बोर्ड वोर्ड बनाना है कि डायरेक्टली एक कंधे पे सब तोप नहीं रखनी है। और उसमें भी बनाने के लिए, वाइस चांसलर बनाने के लिए ना, बोर्ड डिसाइड करेगा और उसके लिए एक सर्च कमेटी होगी। पहले एक सर्च कमेटी होती है, फिर एक सिलेक्टिंग कमेटी होती है, मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ। एक सर्च कमेटी होती है, जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, मैंने आपको पढ़ाया था एक सर्च कमेटी होती है। सर्च कमेटी वो 6-7 आदमियों को भेजती है, फिर वो चूज़ करते हैं गवर्नमेंट के 3 जो होते हैं। तो ऐसे आपको करना चाहिए, बोर्ड बनाना चाहिए एक तरीके से, उसमें कौन कौन मेंबर होने चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, तो मतलब कि जो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करनी चाहिए, कि मतलब कि जैसे आपको किसी मेंबर को बनाना है, एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए न्यूज़पेपर, हम इसे बना रहे हैं पोस्ट के लिए, चांसलर की इनवाइट किया जा रहा है, इन्हें बनाया जा रहा है। फिर इशू क्या है कि फैकल्टी है ना, एकेडमिक ऑडिट जो है उसे मतलब आपको ऑनलाइन करना चाहिए कि आपके एकेडमिक ऑडिट चल रहे हैं। फिर आपके इनोवेटिव प्लान क्या है, मतलब ये आपको इनोवेटिव प्लान आप कर सकते हैं रिसर्च फील्ड में, या फिर आपको इनोवेटिव उसको वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। फिर अर्जेंट जो आपकी क्या करते हैं वो ठेकेदार पे रख लेते हैं, वो संविदा पे टीचर पढ़ाते रहते हैं, एमटेक वाला बीटेक वालों को पढ़ा रहा है। तो ये वाला सिस्टम रिक्रूटमेंट टीचर है ना, उसे मतलब करना चाहिए। जो अर्जेंट नीड है जो रिक्रूटमेंट टीचर की, उसे करना चाहिए। ना कि आप वो कहीं से भी लिया है वो टीचर, वो उसे संविदा पे रखा हुआ है, ठीक है चलता रहेगा, ये पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रोसीजर आपको ख़त्म करके एक परमानेंट टीचर और वेल एजुकेटेड टीचर, वेल एक्सपीरियंस टीचर रखना चाहिए, ना कि गेस्ट फैकल्टी आपको रखना चाहिए। गेस्ट फैकल्टी में वो पूरा दिन बेकार कर जाता है, ना मेरी समझ में आता था ना उसकी समझ में आता था क्या कह रहा है वो, आधी चीज़ वो किताब में देख के पढ़ाता रहता था, तो मैं खुद पढ़ लूँगा। तो गेस्ट फैकल्टी को हटा के एक रिक्रूटमेंट टीचर रखनी चाहिए। तो आपको खुद भी पता है, आप कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट हो, आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है कॉलेज के अंदर है, क्या वाइस चांसलर कैसे वो स्ट्रिक हो जाता है, वो बात ही नहीं सुनता। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले को पता है कि हर दिन इनका डेरा रहता है वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर, ये कर दो वो कर दो ये कर दो, क्योंकि उसको स्ट्रिक्टली पावर दी गई। कोई ऐसा बोर्ड होगा वो फिर वो बैठ के डिसीजन लेगा, तो एक वो अलग चीज़ है। तो यही सब चीज़ें ने बोला है कि in order to improve the higher education ecosystem, excellence in the teaching, research, innovating entrepreneurship, social contribution must be encouraged। ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो बोल दी गई, तो ये वाली बात है। प्रॉब्लम्स क्या है, ट्रांसपेरेंसी, कोई इनोवेटिव पॉलिसी आपकी रिसर्च पॉलिसी उसे भी ट्रांसपेरेंट करो। और उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि टीचर्स जो आप रख रहे हो, गेस्ट फैकल्टी आप रख रहे हो, उसको परमानेंट फैकल्टी में वेल एक्सपीरियंस टीचर को रखो।
और इन सब चीज़ों को बढ़ावा दो। उन्होंने क्या बोला कि बोर्ड बनाओ, ना कि तुम एक तरह से वो सिंडिकेट सिस्टम चलता है, चुन दिया वो वाइस चांसलर अपनी अपनी चलाता है, तो वो ख़त्म करो। ये सब चीज़ें उन्होंने बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम अपनी आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ पे आएगी, एक मिनट। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है आपका ये फार्मर इज आइडियल, मतलब सही तो चलो अलग चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है आपका लेदर बैक नेस्टिंग साइट जो अंडमान में, अभी मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी, जो आपका ग्रेट मतलब कि आपका सॉरी ग्रेट निकोबार है, उसमें एक मेगा सिटी बनाई जाएगी, टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। नीति आयोग ने प्लान दिया है 3 फेज में वो बनाई जाएगी। मैंने एक न्यूज़ पढ़ाई थी आपको कि मेगा सिटी हॉस्पिटल टूरिज्म को बढ़ाया दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। तो बेचारे उस चक्कर में कौन मारे जा रहे हैं, उस चक्कर में ये बेचारे मारे जा रहे हैं, लेदर बैक नेस्टिंग साइट मारी जा रही है बेचारी। बड़ी सबसे बड़ा जानवर होता है टर्टल्स में, जो लेदर बैक होता है सबसे बड़ा, मतलब कि ये टर्टल सबसे बड़ा होता है। तो इन्होंने इस आर्टिकल में यही बात की है पूरे आर्टिकल में कि बेचारे ये मारे जा रहे हैं इस चक्कर में, तो उस चीज़ को हमें थिंक करना चाहिए। सॉरी एक मिनट, आज हैंग क्यों हो रहा है। तो यही इन्होंने बात की है। क्या इन्होंने बात की है कि मतलब कि इम्पोर्टेंट मतलब कि क्या है कि इसमें कि नेस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ जो जाइंट लेदर बैक टर्टल्स हैं उनकी पॉपुलेशन पे हार्म आएगा। क्यों हार्म आएगा, उसका एक ही रीज़न है, ये टर्टल जो है ना, ये सारे ओशियन में अपना नेस्टिंग करते हैं एक्सेप्ट आर्टिक और एंटार्क्टिक में नेस्टिंग नहीं करते हैं। उनके मेन रीज़न जो है नेस्टिंग करने के, इंडियन ओशियन है या इंडोनेशिया साइड या श्रीलंका या अंडमान निकोबार, ये इनके इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। और आप उनको ख़त्म करने की मतलब टूरिज़्म बढ़ाने की बात कर रहे हो। जो मेगा शिपमेंट प्लान है जो ग्रेट निकोबार में होने वाला है, वहाँ पे आपका गालाहितिया बे है, नाम याद रखना इस बे का, गालाथिया बे ग्रेट निकोबार में, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ पे डेवलप करने की बात कर रहे हो, तो इनका प्रॉब्लम आ सकती है। और ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 में शेड्यूल 1 एनिमल है, IUCN इनका वर्नेबल स्टेटस है, और इनके ऊपर हार्म आ सकता है। और कुछ हार्म लिटिल उनकी जो ट्राइब्स हैं उनके ऊपर भी हार्म आएगा भाई। ट्राइब्स जो उसमें ओंग, ग्रेट निकोबार में ओंग ट्राइब्स रहती हैं, उनके ऊपर हार्म आएगा। तो एक वार्निंग प्रोटेक्शन है लेदर बैग के ऊपर। कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना, आप एक सिटी डेवलप कर रहे हो और इन्वायरमेंट पे लॉस आ रहा है उसका, इनके ऊपर हार्म आ रहा है। तो लेदर बैग टर्टल याद रखना, ये शेड्यूल 1 एनिमल है। और ये कहाँ पे नहीं पाए जाते, ये आर्कटिक और एंटार्क्टिका में नहीं मिलते, वहाँ सब ओशियन में पाए जाते हैं। और इनके मेन नेस्टिंग सेंटर इंडियन ओशियन में ही है, आसपास इंडोनेशिया अंडमान इस जगह इनके मेन सेंटर है। अब आता है इन्होंने क्या बनाया कि अभी 1 फरवरी को लॉन्च हुई है नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है, जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है वो नीति आयोग का मेगा सिटी डेवलपमेंट प्लान को। तो दोनों में आप में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो आपको मतलब सही कह रहे हैं कि आपको इतना आप डेवलप करो कि आपको नेचुरल बायोडाइवर्सिटी पे हार्म ना हो। जो आप कर रहे हो कि कोस्टल रेगुलेशन जोन में, आपको साउथ बे में, वेस्ट बैंक में, लिटिल अंडमान में और गलियट में, ग्रेट निकोबार में आप क्या कर रहे हो, बीचेस बनाओगे, डेवलप करोगे, मतलब कि इनके नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, यही सारे उनके नेस्टिंग ग्राउंड है। यहीं पे आप मेगा डेवलपमेंट की बात करने आपने स्टार्ट कर दिया कि आप डेवलपमेंट करोगे। फिर मैंने आपको एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ पढ़ाया था मैंने, कि जो आपकी ये वाली ये जो गालाहितिया बे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ठीक है ना, आपने किसी दे हैव स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ, उसमें बात करनी पड़ेगी आपको, ये सब उसमें कंडीशन बताई है। फिर मैंने बताया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कौन हैंडल करता है, मैंने पूरा पढ़ाया था आपको, कौन करता है, कौन करता है, PM करता है। और दूसरी है वो टाइगर वाली जो है वो दूसरी है, उसे कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ। और इसका NBW का कौन होता है, वाइस चेयरमैन होता है आपको, होता है आपका मिनिस्टर जो होता है आपका इन्वायरमेंट वाला। फिर इसमें एक होती है, वो उसने पढ़ रखा है ऑलरेडी, लंबा नहीं करेंगे इसे। हाँ NTC के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, नहीं वो हाँ वो उसका चेयरमैन होता है। हम अपनी आगे चलते हैं, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत हो जाएगा लंबा। आप खुद पढ़ लेना, इसमें सब चीज़ मैंने आपको बता दिया क्या इशू है, क्या चीज़ चल रही है। फिर एक ये माँ कैंटीन खोलेंगी, ममता लॉ ने लॉन्च किया माँ कैंटीन। ये कम्युनिटी किचन्स होती हैं, ये हेल्प मिलती है हमें, बस इतना याद रखना। माँ कैंटीन कहाँ खुली है, आपका बांग्लादेश में, वो सॉरी वेस्ट बंगाल में खुली है। और ये कम्युनिटी किचन होती है, 5-6 रुपये में आपको पूरा भरपूर पेट खाना मिल जाता है। ये हेल्प करती है माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं ऐसी किचन। ममता किचन भी, ये माँ किचन होगी, अम्मा किचन हो गई, बहुत सारी किचन है ऐसी ऐसी, तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा काम करती है। स्पीड में भाई, स्पीड में बहुत लंबा हो जाता है फिर यार, मुझे फुल डाउन। फिर उसके बाद आता है कि ये नाइजीरिया ओकेंजू, इनको बनाया गया है, क्या बनाया गया, WTO का हेड बनाया गया। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन हेड, पहली तो अफ्रीकन हेड और फर्स्ट वुमेन हेड बनी है WTO की,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों बनी है, अभी आपको इशू पता था ना, वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड बनी है ये पहली वुमेन नाइजीरिया ओकेंजू। ये किसी एसएससी एग्जाम या फिर किसी स्टेट पीसीएस में ऐसा पूछा जा सकता है, नाइजीरिया ओकेंजू कौन है। ये डब्ल्यूटीओ की पहली वुमेन है और पहली अफ्रीकन हेड है, पहली अफ्रीका की कंट्री से कोई गया डब्ल्यूटीओ में, और पहली वुमेन है पूरे डब्ल्यूटीओ में जो बनी है, नाइजीरिया ओकेंजू। तो आपको ये याद रखना है। फिर आपको मैंने रोहिंग्या बताया था, रोहिंग्या को शिफ्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश शिफ्ट कहाँ कर रहा है, वो भाषण 4 आइलैंड, मैंने आपको बताया था भाषण 4 आइलैंड, वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है आपको रोहिंग्यास को। फिर ये तो पूरी पढ़ लेना आप, क्लैश बिटवीन द ट्रूप्स एलएसी रोज पढ़ा रहा हूँ मैं। अब आता है कि मतलब कि इम्पोर्ट हमारा क्या हुआ है कि राइज हुआ 2%, पर हमारा एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा राइज हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा राइज हुआ है, ऐसा बस याद रखना जनवरी में, ठीक है। अब WPI है, WPI क्या किया गया, WPI हम पढ़ेंगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ेंगे, बस यही लास्ट न्यूज़ थी और कुछ नहीं बचा। मैच जीत चुके हैं, ठीक है। तो हम लास्ट हमारी जो बचती है न्यूज़ क्या बचती है, WPI के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करते हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो बैंक देखता है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट देखती है, टैक्स को बढ़ाना घटाना, उसके हिसाब से हम कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई। अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोग कम खरीदना स्टार्ट करेंगे, कम खरीदना स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन किसी चीज़ का कम हो गया जो उसे बनाने के लिए आदमी लग रहे हैं, जैसे एक साबुन को बनाने के लिए 10 आदमी लग रहे हैं, तो वो जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जब बिकेगा ही नहीं तो 10 आदमी को अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो एक पूरा लिंक होता है चैन का, इन्फ्लेशन से अनएम्प्लॉयमेंट तक का और डेवलपमेंट तक, सब इनका लिंक होता है। तो इसको सबको कंट्रोल रखने के लिए इसको गवर्नमेंट भी देखती है, मॉनेटरी पॉलिसी RBI की होती है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, WPI कैलकुलेट होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल आप नाम में ही आ गया, इसे कौन देखता है, पब्लिश कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। ये देखते हैं इसका बेस ईयर क्या है, किसी बेस ईयर से काउंट करेंगे ना कितनी महंगाई बढ़ी है होलसेल में, तो बेस ईयर 2011-12 है, इट स्टार्टेड टू 2017। अब ये क्या हो गया, 2017 इसका कनेक्ट कर दिया गया, 2017 से चालू हुआ है, 2011-12 सॉरी, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन टैगलाइन इसमें बताई गई है कि आपको इसके बीच में रखनी है, 2 से 6% के बीच में रखनी है, ठीक है ना, जो स्टार्ट होती है 2016 से और एंड होगी 2021 तक, 31 मार्च होगी, मेनली वही होता है एक फाइनेंशियल सर्किल, तो 31 मार्च 2000 में एंड होगी, इसके बीच में टारगेट रखना है। तो हमने क्या देखा गया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है, ऑफिस ऑफ ये निकालता है, बेस ईयर इसका ये है, ये इससे स्टार्ट हुआ, और इन्फ्लेशन क्या होता है। लास्ट में आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका भी बेस ईयर 2012 है। ये क्या करता है, रिटेलर बायर, ये कंज्यूमर जो हम कंज्यूम, एक तो होलसेल हो गया, होलसेल से दुकान वाले सामान लाते हैं, फिर हम दुकान वालों से हम लाते हैं, तो ये एंड वाला पॉइंट है जिससे हम डायरेक्टली खरीदते हैं सामान। तो टेक एंड गुड एंड सर्विसेज बोथ बाय WPI ओनली गुड्स। अब इसमें क्या होता है, CPI में क्या होता है कि दोनों होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। अब होलसेल में क्या होता है कि मतलब कि इसमें ओनली गुड्स होती हैं, उसमें ओनली गुड्स ऐड होती हैं, सामान ऐड होता है, इसमें सर्विस भी ऐड होती है, क्योंकि सर्विस करेगा ना, होल वाले से खरीद के लाएगा ना वो, तो कुछ सर्विस भी दे रहा है ना वो, तो दोनों ऐड करेगा, अपनी मेहनत भी तो जोड़ेगा ना उसमें, तो मेहनत जुड़ेगा, तो इसमें इसलिए सर्विस और गुड दोनों ऐड होती हैं कंज्यूमर प्राइस में। और ये 3-4 तरह का निकलता है, एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर निकलता है, एक एग्रीकल्चर वर्कर निकलता है, एक रूरल लेबर वाला निकलता है, रूरल लेबर वाला मिलता है, एक दोनों का साथ मिला के निकलता है। तो ऊपर के 3 है, देखो तीनों में लेबर आ रहा है, इंडस्ट्रियल वर्कर लेबर ही होगी, एग्रीकल्चर वर्कर रूरल वर्कर, तो ये कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। लास्ट वाले में लेबर जैसा कुछ नहीं आ रहा है, इसे कौन निकालता है, CSO निकालता है, सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंदर आता है, ये निकालता है। और क्यों ये पढ़ा है, मतलब कि अभी क्या किया गया, 2016 किसका किया गया है, इसका बेस किया गया इंडस्ट्रियल वर्कर का। ऐसा क्यों किया गया, पेंडेमिक का टाइम आया था तो लॉसेज हो रहा था इंडस्ट्रियल वर्कर, तो उन्हें पास में लिया है, हम इससे कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्या करता है, वेटेज ऑफ फूड ऑफ CPI इज हायर देन WPI। हमेशा बात होगी तो वेटेज ऑफ फूड CPI में ज़्यादा होगा, हायर होंगे, हायर क्यों होंगे, तो वो पैसे बढ़ जाते हैं, नीचे तक आते आते कॉमन सेंस लगाते हो। तो 2014 से क्या किया है, RBI ने CPI को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, CPI से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया है, किसने, RBI ने, ठीक है। तो इसमें किससे करते हैं, CPI से, क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों आते हैं। तो इतना ही था आज की न्यूज़, खत्म करते हैं, तारा हिंदू ने खत्म कर दिया, मोस्ट ऑफ द पॉइंट हमने खत्म किए, हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, अपनी रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।